देवर उठा लाया भाभी की नाबालिग छोटी बहन पार्ट 2। पुरानी यादों में 19 साल की छाया की वजह से बादल को मंदिर में शादी करनी पड़ी थी। उस समय शादी छिपाने का काफी ड्रामा हुआ था और आखिर में दोनों परिवारों ने एक अहम फैसला लिया था। देखिए, शादी तो हो गई है, पर छाया अभी बहुत छोटी है। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी चाहिए और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जब तक वो काबिल नहीं हो जाती, उसकी विदाई नहीं होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं समधी जी। छाया का भविष्य हमारी पहली प्राथमिकता है। वो अपने मायके में रहकर ही पढ़ाई करेगी और जब उसे नौकरी मिल जाएगी तब हम धूमधाम से उसे विदा करेंगे। 6 साल का लंबा समय बीत चुका है। इन 6 सालों में वक्त के साथ साथ छाया भी पूरी तरह बदल चुकी है। अब वो नासमझ और बचकानी लड़की नहीं रही, बल्कि एक समझदार, पढ़ी लिखी और करियर ओरिएंटेड महिला बन चुकी है। ऐसे ही एक सुबह छाया अपने कमरे में फुर्ती से तैयार हो रही होती है। वो एक प्रोफेशनल फॉर्मल ड्रेस पहने आईने में खुद को देखती है और अपनी फाइलें संभालते हुए हॉल में आकर अपनी माँ से, माँ मेरी चाय तैयार है क्या? मुझे आज ऑफिस जल्दी पहुँचना है। एक बहुत जरूरी प्रेजेंटेशन है। कल रात भी मुझे काम की वजह से काफी देर हो गई थी, इसलिए आज सुबह थोड़ी सुस्ती लग रही है। हाँ बेटा, चाय मेज पर रखी है और तेरा नाश्ता भी पैक कर दिया है। तू कितनी मेहनत करती है, सुबह से रात तक बस काम और काम। अपनी सेहत का भी थोड़ा ख्याल रखा कर, वरना बीमार पड़ जाएगी। क्या करूँ माँ, कॉर्पोरेट लाइफ ऐसी ही होती है। यहाँ अगर आप अपडेटेड नहीं रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। मुझे अपने करियर में बहुत आगे जाना है और इसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इतना कहकर छाया चाय पीती है और ठीक है माँ, अब मैं चलती हूँ। शाम को शायद आने में थोड़ी देर हो जाए, क्योंकि मीटिंग लंबी चल सकती है। अगर ज्यादा देर हुई तो मैं ऑफिस से ही फोन कर दूंगी। आप लोग खाना खा लेना। जिसके बाद वो अपना लैपटॉप बैग कंधे पर टांग कर बाहर की तरफ निकल जाती है। वहीं घर के बाकी सदस्य उसे गर्व से देखते हैं। छाया के जाते ही घर में सन्नाटा छा जाता है। वहीं ऑफिस में वो अपने काम में पूरी तरह डूबी रहती है और शाम को घर लौटने के बाद भी उसका काम खत्म नहीं होता। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप पर उंगलियां चला ही रही थी कि तभी एक कॉल आता है। फिर छाया कॉल पर बात करते हुए, जी सर, मैं सब डेटा चेक कर रही हूँ। आप चिंता मत कीजिए, कल सुबह तक रिपोर्ट आपकी टेबल पर होगी। मैं अभी क्लाइंट का वेट कर रही हूँ। जैसे उनका कंफर्मेशन आता है मैं फाइल भेज दूंगी। तभी छाया के फोन की घंटी बजती है। स्क्रीन पर बादल का नाम चमक रहा होता है। छाया एक गहरी सांस लेकर कॉल रिसीव करती है, लेकिन उसका ध्यान अभी भी लैपटॉप की स्क्रीन पर ही होता है। हेलो छाया, कैसी हो? आज पूरा दिन तुम्हारा फोन नहीं आया। मैं इंतजार कर रहा था, सोचा मैं ही कर लूं। क्या कर रही हो? आवाज से तो लग रहा है कि अभी भी काम में बिजी हो। बादल, मैं अभी एक बहुत जरूरी मीटिंग में हूँ और साथ ही मेल भी टाइप कर रही हूँ। मैं तुमसे अभी बात नहीं कर सकती। मैं फ्री होकर खुद तुम्हें फोन करूंगी। प्लीज अभी फोन रखो। छाया बिना बादल का जवाब सुने कॉल काट देती है। वहीं दूसरी तरफ बादल अपने घर में आईने के सामने सुबह के 10 बजे खड़ा होता है। उसने सिर्फ एक बनियान पहनी होती है। वो बहुत गौर से खुद को आईने में निहार रहा होता है। यार, ये छाया को हो क्या गया है? आजकल उसके पास मेरे लिए 2 मिनट का वक्त भी नहीं होता। और ये मैं कैसा दिख रहा हूं? मेरा पेट इतना बाहर क्यों आ गया है? बादल अपने पेट को दबाने की कोशिश करता है और फिर अपने सिर के बालों को देखता है। उसे वहां कुछ सफेद बाल नजर आते हैं। वो परेशान होकर उन बालों को छिपाने की कोशिश करने लगता है। उसके चेहरे पर बढ़ती उम्र की लकीरें साफ दिख रही होती हैं। ये सब देखकर वो अपने आप से बातें करते हुए, मैं तो 31 साल का होने वाला हूँ और बूढ़ा दिख रहा हूँ। उधर छाया है जो अब बड़ी मेम साहब बन गई है। बड़े बड़े ऑफिस, स्मार्ट लोग। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी ऑफिस वाले के चक्कर में मुझे डंप कर दे। बादल के चेहरे पर डर और इनसिक्योरिटी साफ दिखती है। तभी कविता कमरे में चाय का ट्रे लेकर आती है। वो बादल को इस तरह खुद से बातें करते और आईने में खुद को घूरते हुए देखकर मुस्कुराकर, क्या हो गया देवर जी? आज आईने से बड़ी गहरी गुफ्तगू चल रही है आपकी। सुबह के 10 बज गए हैं और आप अभी तक बनियान में ही खड़े हैं। ये लीजिए आपकी चाय और बताइए क्या बात है? कुछ नहीं भाभी, बस यूं ही देख रहा था। क्या मैं सच में अब पहले जैसा हैंडसम नहीं दिखता? मेरा मतलब है, क्या मैं अब बहुत बदल गया हूँ? मुझे अपने लुक्स को लेकर थोड़ा डर लग रहा है। अब क्या बताओ देवर जी, मुझे तो आप 40 साल के बूढ़े अंकल जैसे दिख रहे हो। ये लटकता हुआ पेट और ये सफेद बाल। मुझे तो डर है कि छाया आपको पहचानने से इनकार न कर दे। क्या
भाभी अब सच कह रही हैं? क्या मैं वाकई इतना बुरा दिखने लगा हूँ? मतलब छाया अब इतनी मॉडर्न हो गई है और मैं तो बस यही रह गया। अब क्या होगा? अरे देवर जी, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो बस मजाक कर रही थी। आप उसके पति है, कोई पत्नी अपने पति को कैसे नहीं पहचानेगी? आप जैसी भी है उसके लिए तो आप ही उसके पति है ना। भाभी तो मजाक करके चली जाती हैं, लेकिन बादल के मन में ये बात बैठ जाती है। वो चाय का कप हाथ में पकड़े वहीं खड़ा रहता है और मन ही मन सोचता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसी शाम के समय छाया का ऑफिस छूटने वाला होता है तो बादल अपनी पुरानी बाइक लेकर उसके ऑफिस के बाहर पहुंचता है। वो वहां खड़ा होकर गेट की तरफ देख रहा होता है कि तभी छाया अपनी सहेलियों के साथ बाहर निकलती है और बादल को देखकर, अरे बादल, तुम यहाँ इस वक्त ऑफिस के बाहर क्या कर रहे हो? तुमने बताया भी नहीं कि तुम आने वाले हो। मुझे लगा तुम घर पर होगे। यहाँ भीड़ में खड़े होकर तुम क्या कर रहे हो? मैं तो बस तुम्हें पिक करने आया था। सोचा आज तुम्हें अपने साथ घर छोड़ दूं। रास्ते में थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। चलो बाइक पर बैठो, मैं तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ देता हूँ। बादल, तुम इस तरह ऑफिस के बाहर मत आया करो। मुझे तुम्हारे यहाँ खड़े रहना अच्छा नहीं लगता। ऑफिस के लोग क्या सोचेंगे? और देखो, मेरी सहेलियाँ भी साथ है, मुझे अजीब महसूस होता है। तभी ऑफिस के अंदर से एक जवान लड़का बाहर निकलता है जो कि छाया की उम्र का और काफी हैंडसम है। वो छाया के पास आकर रुकता है और बादल को देखकर कहता है, हे छाया, ये कौन है? लगता है तुम्हारे पापा तुम्हें पिक करने आए। अंकल जी नमस्ते। आजकल शहर का ट्रैफिक बहुत खराब है, आप छाया को आराम से घर ले जाइएगा। नहीं, वो एक्चुअली ठीक है विकास, तुम जाओ, मैं पहुँच जाऊंगी। हम बाद में बात करते हैं। विकास वहां से चला जाता है और बादल का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो चुपचाप छाया को बाइक पर बैठने का इशारा करता है। रास्ते पर दोनों के बीच सन्नाटा रहता है। बादल के मन में विकास की बातें गूंज रही हैं। तभी वो छाया से, तुमने उससे बताया क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा पति हूँ? उसने मुझे अंकल बोला और तुम खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या मैं सच में तुम्हें इतना बूढ़ा और बेकार लगने लगा हूँ कि तुम अब मेरा परिचय भी नहीं दे पाई? उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया बादल। उसने खुद ही डिसाइड कर लिया कि तुम कौन हो। अब मैं सड़क पर खड़े होकर चिल्लाती क्या कि तुम मेरे पति हो? तुम छोटी छोटी बातों का पतंगड़ मत बनाया करो। थोड़ी देर के बाद बाइक छाया के घर के सामने रुकती है। छाया उतरकर अंदर जाने लगती है। बादल उसे पीछे से देखकर मन ही मन कहता है, अब मुझे खुद को बदलना ही पड़ेगा, वरना मैं छाया को खो दूंगा। अगले दिन सुबह संडे को बादल छाया को कॉल करता है। छाया सुनो, मैंने कुछ सोचा है। मैं वैसे भी घर पर खाली रहता हूँ, तो क्यों ना मैं जिम ज्वाइन कर लूं। इससे मैं फिट भी हो जाऊंगा और मेरा समय भी अच्छे से कट जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? अच्छा विचार है। अगर तुम जिम जाओगे तो तुम्हारी सेहत भी सुधरेगी और तुम थोड़ा एक्टिव भी रहोगे। ठीक है, तुम कल से ही ज्वाइन कर लो। वैसे भी फिटनेस सबके लिए जरूरी है। कल से क्यों, आज से ही शुरू करूंगा। आज तो संडे है, तुम शाम को मेरे साथ जिम चलो ना प्लीज। शाम को छाया फ्री होती है तो बादल उसे भी साथ चलने के लिए मना लेता है। दोनों पास की एक जिम में पहुंचते हैं। जिम में काफी रौनक है और वहां बहुत सारे जवान लड़के वर्कआउट कर रहे होते हैं। वहीं जिम के अंदर का नजारा देखकर बादल थोड़ा असहज महसूस करता है। वहां हर तरफ भारी भारी डंबल और मशीनें हैं। जवान लड़के बिना किसी मशक्कत के भारी वजन उठा रहे होते हैं। वहीं बादल अपनी टी शर्ट ठीक करता है और यहाँ तो मुझसे भी बहुत मोटे और फिट लड़के हैं, कैसे ये लोग भारी वजन उठा रहे हैं? मुझे भी अपनी ताकत दिखानी होगी, वरना छाया के सामने मेरी इज्जत कम हो जाएगी। बादल को इस तरह गहरी सोच में डूबा देखकर छाया बादल से, बादल, तुम लाइट वर्कआउट से शुरू करो। पहले दिन ज्यादा लोड मत लेना। देखो, वो छोटे डंबल रखे हैं, तुम पहले उनसे वार्म अप कर लो। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे नहीं छाया, कुछ नहीं होता। मैं घर पर भी थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता रहता हूँ। मैं ये बड़े डंबल भी आसानी से उठा सकता हूँ। तुम बस देखती जाओ, मैं किसी से कम नहीं हूँ। बादल जोश में आकर एक बहुत भारी डंबल उठाने की कोशिश करता है। उसके चेहरे की नसें तन जाती हैं। वो पूरी ताकत लगाता है लेकिन डंबल अपनी जगह से हिलता भी नहीं। फिर वो लेग प्रेस मशीन पर बैठता है और ज्यादा वेट लगा लेता है, जिसे देखकर छाया घबराते हुए, बादल रुक जाओ, तुमसे ये नहीं होगा। अभी तुम्हारा शरीर इसके लिए तैयार नहीं है। जिम ट्रेनर से पूछ लो, वो तुम्हें सही तरीका बताएगा। प्लीज जिद मत करो, चोट लग जाएगी। अरे तुम चुप रहो छाया, मुझे पता है क्या करना है। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। देखो मैं कैसे इसे प्रेस करता हूँ, बस एक बार जोर लगाना है और बस
फिर सब ठीक हो जाएगा। बादल जैसे ही भारी वजन को धक्का देने की कोशिश करता है, अचानक उसके शरीर से एक आवाज आती है। वो कराहते हुए अपनी कमर पकड़ लेता है। उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ जाती है और वो वहीं मशीन पर बैठ जाता है। उसे देखकर छाया रोते हुए, मैंने बार बार मना किया था कि इतना वजन मत उठाओ, लेकिन तुम्हें तो अपनी मर्दान की दिखानी थी। अब आ गई ना कमर में मोच, अब बैठो आराम से घर पर। कुछ नहीं हुआ छाया, बस हल्की सी चोटी तो लगी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तुम बेकार में रो रही हो, चलो मुझे पकड़ाओ और घर ले चलो, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। छाया उसे सहारा देकर जिम से बाहर निकालती है और फिर दोनों थोड़ी देर में घर पहुंचते हैं। छाया उसे बाहर छोड़कर चली जाती है। वहीं घर पहुंचने के बाद बादल की भाभी कविता बादल को बिस्तर पर लिटा देती हैं। तभी वरुण भी वहां आ जाता है और उसकी हालत देखकर परेशान होते हुए, और बनो बॉडी बिल्डर, पहले दिन ही सारा वजन उठाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अब कम से कम एक हफ्ता बिस्तर पर ही रहना पड़ेगा। उम्र के हिसाब से काम किया करो, जोश में होश मत खोया करो। अरे जी, ये तो छाया के लिए जवान बनना चाहते थे, अब देखो जवान बनने के चक्कर में चलने फिरने लायक भी नहीं रहे। देवर जी, अब मालिश करवाइए और आराम कीजिए, जिम आपसे नहीं होने वाला। बादल बिस्तर पर पड़ा हुआ अपनी कमर सहला रहा होता है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वहीं उसका मानसिक दर्द शारीरिक चोट से भी बड़ा है। वो अभी भी उस कश्मकश में है कि कैसे खुद को छाया के काबिल बनाए। ऐसे ही कुछ दिन के बाद कमरे में उसका दोस्त शिवम और कविता बैठे होते हैं। और भाई, कैसी है अब तेरी कमर? सुना है पहले ही दिन तूने जिम की सारी मशीनें तोड़ने की कसम खा ली थी, अब देख खुद बिस्तर पकड़ लिया तूने। आखिर इतनी हड़बड़ी क्या थी? अरे क्या बताऊं यार, बस मुझे ये लग रहा है कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे फिर से पहले जैसा जवान और फिट हो जाऊं। आजकल दुनिया बहुत बदल गई भाई, यहाँ लुक्स बहुत मायने रखते हैं। अरे भाई, इन्हें लगता है कि इनकी बीवी अब इन्हें पहचानने से इनकार कर देगी, इसलिए ये रातों रात ऋतिक रोशन बनना चाहते हैं। देवर जी, अपनी उम्र स्वीकार कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। भाभी, प्यार अपनी जगह है, पर जो मैं आजकल देख रहा हूँ ना, उससे डर लगता है। छाया अब उस कॉर्पोरेट दुनिया का हिस्सा है जहाँ सब यंग और एनर्जेटिक लोग हैं। मुझे स्टाइलिश भी बनना होगा, वरना मैं उसके साथ आउटडेटेड लगूंगा। यार, तुम दोनों के बीच सालों का प्यार है, इतनी इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं होती। रिश्ता भरोसे से चलता है, डोलो शोलो से नहीं। बेकार में अपने दिमाग पर बोझ डाल रहे हो। छाया कल भी तुमसे प्यार करती थी और आज भी वो तुमसे ही प्यार करती है। इतना समझाने के बाद भी बादल का मन नहीं मानता। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और जैसे ही उसकी कमर का दर्द थोड़ा कम होता है, वो दोबारा जिम पहुंच जाता है। इस बार वो और भी ज्यादा जुनूनी हो गया है। वहीं जिम ट्रेनर उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करता है। देखिए बादल जी, आपकी उम्र और बॉडी टाइप के हिसाब से आपको लाइट वर्कआउट से शुरू करना चाहिए। अगर आप फिर से हैवी वेट उठाएंगे तो इस बार चोट गंभीर हो सकती है। सलीके से एक्सरसाइज कीजिए आप। तुम अपना काम करो ट्रेनर, मुझे जल्दी रिजल्ट चाहिए। मैं यहाँ टाइम पास करने नहीं आया हूँ। मुझे पता है मेरा शरीर कितनी जान संभाल सकता है। मैं आज ये हैवी वेट सेट मार कर ही रहूंगा। बादल जिम में पागलों की तरह कसरत करने लगता है। कभी वो कलाइयों से भारी वजन उठाता है तो कभी ट्रेडमिल पर तेज भागता है। पसीने से तरबतर होने के बावजूद वो रुकता नहीं और अगले दिन बादल बाजार से कुछ नए कपड़े खरीद कर लाता है। वो अपने कमरे में तैयार होकर बाहर निकलता है तो उसने एक चमकीली पीली पैंट और गहरे रंग की शर्ट पहनी होती है। तभी बादल की भाभी कविता वहां आती है और उसे देखकर, अरे बाप रे देवर जी, ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये पीले और हरे रंग का कॉम्बिनेशन, आप तो बिल्कुल जोकर लग रहे हैं। किसने दिया आपको ये फैशन एडवाइस? भाभी, आपको क्या पता, आजकल यही सब फैशन है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ऐसे ही कलर्स पहनते हैं। मैं अब ओल्ड फैशन कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे मॉडर्न दिखना है और ये कपड़े छाया को जरूर पसंद आएंगे। मैं अपनी बहन को अच्छे से जानती हूँ देवर जी, उसे सादगी पसंद है। ये अतरंगी कपड़े देखकर वो खुश होने के बजाय शर्मिंदा हो जाएगी। मेरी बात मानिए, ये उतार दीजिए और कुछ ढंग का पहन लीजिए। रहने दीजिए भाभी, आप नहीं समझेंगी। आजकल का फैशन आपकी समझ से बाहर है। मैं तो अब ऐसे ही जाऊंगा, छाया को सरप्राइज दूंगा, वो मुझे देखकर दंग रह जाएगी। बादल उसी अजीबो गरीब हुलिये में बाहर चला जाता है और छाया के ऑफिस के बाहर खड़ा हो जाता है।
वही तेज धूप होने के कारण वो पसीने से भीग जाता है। वहीं ऑफिस की खिड़की से छाया उसे देख लेती है। उसके साथ उसकी सहेली कनिका भी होती है। छाया देख तो बाहर वो कौन खड़ा है। पीले रंग की पैंट में कोई आदमी तेरी ऑफिस की बिल्डिंग को घूर रहा है। क्या वो तेरा कोई जान पहचान वाला है? बेचारा धूप में तड़प रहा है। हे भगवान, ये तो बादल है। ये ऐसे कपड़े पहनकर यहाँ क्यों आ गए और इस तरह खिड़की की तरफ हाथ क्यों हिला रहे हैं? सब लोग ही नहीं देख रहे हैं। क्या ये तेरे पति हैं? हाँ। इन्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या जो रोज ऑफिस के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं? नहीं कनिका, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उनका ऑफिस है, ये पास में ही है, इसलिए शायद वो मुझसे मिलने आ गए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो साबित क्या करना चाहते हैं। मैं जाकर उनसे बात करती हूँ, वरना यहाँ तमाशा बन जाएगा। छाया नीचे आती है और बादल को खींचकर एक तरफ ले जाती है। उसके चेहरे पर गुस्से और शर्मिंदगी के भाव साफ नजर आ रहे होते हैं। बादल, ये क्या तमाशा है? तुम ये कैसे कपड़े पहनकर आए हो और इतनी धूप में यहाँ खड़े होकर क्या कर रहे हो? मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ा रही है। तुम्हें घर पर चैन नहीं पड़ता क्या? अरे छाया, मैं तो बस तुम्हें हाय बोलने आया था। देखो, मैंने खास तुम्हारे लिए ये नए फैशन के कपड़े पहने हैं यार। क्या मैं इसमें हैंडसम नहीं लग रहा? मैंने सोचा तुम्हें मेरा ये नया लुक पसंद आएगा। बादल, तुम हैंडसम नहीं, जोकर लग रहे हो। प्लीज यहाँ से अभी चले जाओ। मेरा काम बहुत ज्यादा है और मैं इस वक्त तुम्हारी इन बचकानी बातों के लिए वक्त नहीं निकाल सकती। घर जाओ, हम शाम को बात करेंगे। छाया उसे नजरअंदाज करके वापस ऑफिस के अंदर चली जाती है। बादल का दिल टूट जाता है। वो घर लौट आता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि छाया ने उससे ठीक से बात नहीं की। वहीं शाम को वो लगातार छाया को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन छाया उसका फोन काट देती है। फिर कॉल करके छाया बादल से, हेलो छाया, काट क्यों दिया था फोन? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। देखो, उस दिन के लिए सॉरी, पर तुम मुझसे बात तो करो। हम कल कहीं बाहर चलें क्या? बाहर बैठकर अच्छी तरह बात भी हो जाएगी। बादल, मैं अभी मीटिंग में हूँ। मेरा फोन बार बार बिजी आ रहा है क्योंकि मैं क्लाइंट से बात कर रही हूँ। तुम बार बार फोन करके मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं घर आकर बात करूंगी। बाय। शाम को जब छाया घर पहुंचती है, वो सीधे अपने लैपटॉप पर काम करने बैठ जाती है। बादल उसके घर आता है और उसके चेहरे के सामने हाथ हिलाता है। अब तो तुम घर आ गई हो ना? अब कौन सी मीटिंग चल रही है? अब तो मुझसे बात कर सकती हो ना? नहीं बादल, मैं अभी भी तुमसे बात नहीं कर सकती क्योंकि मुझे ऑफिस का कुछ काम करना है। मैं तुम्हें फुर्सत से बाद में कॉल करूंगी। अभी तुम यहाँ से जाओ। ऐसा क्यों कहती हो कि अब तुम्हारे ऑफिस वाले सूट बूट वाले लोग ही तुम्हें अच्छे लगते हैं? मुझसे बात करने में अब तुम्हें शर्म आती है? क्या बकवास कर रहे हो बादल? आजकल तुम्हें होता क्या जा रहा है? मैं देख रही हूँ कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट करने लग गए हो। मैं यहाँ अपने और तुम्हारे भविष्य के लिए मेहनत कर रही हूँ और तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी और में इंटरेस्टेड हूँ। अरे क्यों ना लगे, तुम पूरा दिन बिजी रहती हो, मेरा फोन नहीं उठाती, मुझे अंकल कहने वालों के सामने मुस्कुराती हो। छाया, तुम पहले जैसी नहीं रही। अब तुम्हें मेरा प्यार नहीं, बस अपना करियर दिखता है। बस बहुत हुआ। तुम्हारी इनसिक्योरिटी मुझे सफोकेट कर रही है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो बात करने का कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ अपना काम पूरा करने। छाया गुस्से में उठकर बालकनी में चली जाती है। बादल वहीं खड़ा रह जाता है। वहीं शांति पीछे से ये सब देखकर बादल के पास आकर उससे कहती है, बादल बेटा, छाया बहुत बिजी रहती है। उसे ऑफिस के ढेर सारे काम करने होते हैं, इसलिए वो समय नहीं दे पाती। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज नहीं तो कल वो तुम्हारे लिए समय जरूर निकालेगी और फिर तुम दोनों को तो एक साथ जीवन गुजारना है। इसी बात की तो चिंता है आंटी जी कि छाया मुझे समय नहीं दे रही। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे कभी समय ही ना दे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाद में आऊंगा। ऐसा कहकर बादल अपने घर लौट आता है। वो अपने कमरे में उदास बैठा सामने रखी छाया की फोटो को बड़े ध्यान से देख रहा था। तभी कविता कमरे में आती है और उसे इस तरह उदास देखकर, क्या हुआ देवर जी? लगता है आप छाया से मिलने गए थे, पर आप इतने उदास क्यों हैं? हाँ भाभी, मैं छाया से बात करने गया था, लेकिन उसने मुझसे बात ही नहीं करी। शायद उससे लगता है कि मैं उसके काम में उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। इसका मतलब है कि आपने उससे फिर से झगड़ा कर लिया। आप क्यों इतना शक करते हैं उस पर? आपको पता भी है कि वो कितनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रही है। उस पर काम का कितना प्रेशर रहता है, ये आप नहीं समझेंगे। क्या करूं भाभी, मैं उससे बात करना चाहता हूं और वो मुझे वक्त ही नहीं देती। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझसे दूर ना हो जाए। मेरा मन बहुत अशांत है। ठीक है, शांत हो जाइए। मैं आप दोनों की एक मीटिंग फिक्स करती हूँ। कल मैं छाया की ऑफिस से छुट्टी करवा दूंगी और हम तीनों एक अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे। वहाँ आराम से बैठकर आप लोग अपनी गलतफहमियां दूर कर लेना। अगले दिन कविता छाया को समझा बुझाकर रेस्टोरेंट ले जाती है।
बादल भी वहां पहुंचता है। तीनों मेज पर बैठे हैं, लेकिन छाया का ध्यान अभी भी उसके फोन पर ही रहता है। वो बार बार मैसेज चेक कर रही होती है। ये देखकर बादल गुस्सा होते हुए, छाया हम यहाँ पर बात करने आए हैं, पर तुम तो फोन से नजर ही नहीं हटा रही हो। क्या इस फोन में मुझसे भी ज्यादा जरूरी कुछ है? कम से कम आज तो इसे एक तरफ रख दो यार। बादल, कुछ अर्जेंट मेल्स आ रहे हैं, बस 2 मिनट। तुम कॉफी पियो ना, मैं भी फ्री होती हूँ। दीदी, आप कुछ ऑर्डर कीजिए ना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। ऐसा कहकर छाया हाथ धोने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और अपना फोन मेज पर ही छोड़ देती है। वहीं बादल के मन का शक फिर से जाग उठता है। वो छाया का फोन उठाकर उसे अनलॉक करने की कोशिश करता है। देखो तो सही, ये पूरा दिन किससे चैटिंग करती है? आखिर किसके फोन आते हैं ऐसे जो ये इतनी बिजी रहती है? मुझे आज सब कुछ चेक करना ही होगा। बादल छाया के व्हाट्सएप मैसेज और कॉल डिटेल्स चेक करने लगता है। तभी छाया वापस आ जाती है और बादल को उसका फोन चेक करते हुए देखकर सन्न रह जाती है। बादल, तुम मेरा फोन चेक कर रहे हो? मुझ पर इतना कम भरोसा है? मैंने इंतजार में 6 साल बिताए और आज मेरा चरित्र चेक कर रहे हो? मैं तुम्हारा पति हूँ छाया। अगर मैंने तुम्हारा फोन चेक कर भी लिया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम किन लोगों की वजह से मुझे समय नहीं देती। क्या बकवास कर रहे हो? मेरी जॉब मेरी जिम्मेदारी है। बड़ी मेहनत से मैंने ये जॉब हासिल की है। क्या मैं अपनी लाइफ और करियर आपके शक की वजह से छोड़ दूं? छाया, मुझे डर लगता है कि तुम मुझे छोड़कर अपने किसी कलीग से शादी ना कर लो। तुम बदल गई हो, तुम्हारी दुनिया बदल गई है। ये सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। मैं आज भी सिर्फ तुम्हारी हूँ, पर मैं अब वो छोटी बच्ची नहीं रही। मुझे समझ आ गया है कि करियर भी कुछ होता है, लेकिन ये इनसिक्योरिटी हमारा रिश्ता खत्म कर देगी। दोनों के बीच रेस्टोरेंट में बहुत तेज बहस होने लगती है। फिर छाया गुस्से में वहां से निकल जाती है और अपने मायके चली जाती है। वहीं कविता बादल से कहती है, बादल, आज फिर तुमने छाया से बहस कर ली। तुम्हें कितनी बार समझाती हूँ कि छाया पर शक करना छोड़ दो, क्योंकि वो सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है, पर अपनी जॉब की वजह से तुमसे ठीक तरह से बात नहीं कर पाती। लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं। अब घर चलो। बादल भी हार कर कविता के साथ अपने घर लौट आता है। दोनों के बीच की खटास अब बहुत बढ़ चुकी थी। रेस्टोरेंट के झगड़े के बाद घर में मातम जैसा सन्नाटा फैला रहता है। बादल अपने कमरे में अंधेरे में बैठा है, जबकि छाया अपने मायके के कमरे में खुद को बंद कर चुकी होती है। वहीं कविता इस स्थिति को संभालने की कोशिश में जुटी है और अगले दिन शाम को वो बादल के कमरे में जाती है, जहां बादल सिर झुकाए बैठा होता है। देवर जी, कब तक इस अंधेरे में बैठे रहेंगे? छाया का फोन आया था, वो बहुत रो रही थी। आपको समझना होगा कि छाया बच्ची नहीं रही, वो एक मैच्योर औरत बन चुकी है, जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। क्या करूं भाभी, उसने मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जब मैंने उसे फोन पर किसी से बात करते देखा तो मेरा खून खौल गया। मुझे लगा कि मेरा शक सही है। अब सब खत्म हो गया है। कुछ खत्म नहीं हुआ है, बल्कि शुरू हुआ है। मैं अभी उसे फोन लगाती हूँ। ये गलतफहमी आज ही दूर करनी होगी। आप यहीं बैठिए, मैं उसे समझाती हूँ। कविता छाया को फोन लगाती है। वहीं छाया अपने घर में बेड पर बैठी होती है। उसके पास उसकी माँ और पिताजी भी बैठे होते हैं, जो अपनी बेटी की आंखों में आंसू देखकर परेशान है। दीदी, बादल को मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। वो मेरा फोन चेक कर रहे थे जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूँ। क्या मेरा करियर बनाना गुनाह है? मैं उनके लिए अपनी खुशियाँ कुर्बान नहीं कर सकती। शांत हो जा। वो बस इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनसे बहुत आगे निकल गई हो। मैं उन्हें लेकर अभी तुम्हारे घर आती हूँ। हम सब बैठकर बात करेंगे। इतना कहकर कविता फोन रख देती है। तभी छाया की माँ उससे कहती है, बेटा, दामाद जी को भी समझना चाहिए, तूने कितनी मेहनत की है। समधी जी ने भी इसलिए रोका था ताकि तू अपने पैरों पर खड़ी हो सके। अब जब तू सफल है तो उन्हें खुशी होनी चाहिए, ना कि जलन। हाँ माँ, यही बात तो मैं बादल को समझाना चाहती हूँ, लेकिन वो अभी भी मुझे वो स्कूल वाली बच्ची समझते हैं। पर अब मेरे अंदर वो बचपना नहीं रहा। आज नहीं तो कल बादल को ये बात समझनी ही होगी। थोड़ी देर बाद कविता अपने कमरे में आकर वरुण को सारी बातें बताती है, जिसे सुनकर वरुण कहता है, तुम सही कह रही हो कविता, हमें इन दोनों को समझाना होगा इससे पहले कि ये लोग अपना रिश्ता खराब कर लें। चलो तुम्हारे मायके चलते हैं और सामने बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद वरुण बादल को लेकर छाया के मायके पहुंचता है। वहां का माहौल काफी तनावपूर्ण है। बादल और छाया एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे होते हैं। तभी खामोशी को तोड़ते हुए कविता कहती है, देखो छाया, बादल को शक है कि तुम ऑफिस में किसी और के साथ बिजी रहती हो। तुम एक बार साफ साफ कह क्यों नहीं देती कि बात क्या है? बादल, तुम भी अपना मुंह खोलो। शक का कोई इलाज नहीं होता दीदी। अगर इन्हें मेरा फोन चेक करना है तो ये लो मेरा फोन। फोन क्या,
ये मेरा लैपटॉप भी ले लो, इसे भी चेक कर लो, शायद तब इन्हें चैन मिल जाए। हाँ, अब तुम मुझे नीचा ही दिखाओगी। जाओ ना, तुम किसी जवान लड़के और फिट लड़के से शादी कर लो। आखिर तुम्हारी वजह से ही तो मैं इस शादी में फंसा था, वरना आज मैं कहीं और होता। ये बात सुनते ही छाया को बहुत बुरा लगता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। छाया की माँ और पिता भी ये सुनकर दंग रह जाते हैं। तभी छाया कहती है, आपने ऐसा कहा? आपको लगता है कि आप फंस गए? मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ, पर आपके लिए मेरा प्यार अब बोझ बन गया है। आप यहाँ से चले जाइए। देवर जी, ये क्या बदतमीजी है? आप इतना बचपना क्यों दिखा रहे हैं? ये बचपना पिंकी में नहीं, आप में दिख रहा है। वो कहीं नहीं जाने वाली, वो सिर्फ आपकी है, पर आप उसे खुद से दूर धकेल रहे हैं। बादल, कविता सही कह रही है। आखिर हो क्या गया है तुम्हें? अपनी पत्नी से भला इस तरह की बातें कौन करता है? मैंने तो सोचा था कि आज तुम दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुम दोनों को और वक्त देना चाहिए। कोई बात नहीं दामाद जी, आप शांत हो जाइए, हम लोग छाया को समझाएंगे। बादल किसी की बात नहीं सुनता और गुस्से में पैर पटकते हुए घर से बाहर निकल जाता है। कविता छाया के पास बैठती है और उसे गले लगा लेती है। छाया बस सिसकियां भरती रह जाती है। तू चिंता मत कर छोटी, मैं उसे समझाऊंगी। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों के बीच इतनी खटास आ गई है। ये सब उसके डर की वजह से है। उसे लगता है कि वो बूढ़ा हो गया है और तुम स्मार्ट। दीदी, मैं काम के तनाव में उनसे कम बात कर पाती हूँ। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूंगी। मैं तो हमारे भविष्य के लिए ही ये सब कर रही हूँ, पर उन्हें मेरी मेहनत नहीं, सिर्फ शक दिखता है। बादल अपने घर पहुंचकर कमरे में खुद को बंद कर लेता है। वो अपनी अलमारी में रखे कुछ पुराने तोहफे और फोटो देखता है। उसे वो दिन याद आते हैं जब छाया कॉलेज में थी और दिन रात उसे कॉल किया करती थी। थोड़ी देर के बाद कविता कमरे में आती है। तभी बादल अपनी भाभी से, एक वो भी दिन था भाभी जब वो मेरे एक फोन के लिए तरसती थी, और आज उसके पास मेरे लिए 1 मिनट भी नहीं है। क्या वक्त वाकई सब कुछ बदल देता है? वक्त नहीं बदलता देवर जी, जिम्मेदारियां बदलती है। वो 7 साल से आपसे प्यार करती है। अगर उसे छोड़ना होता तो वो काफी पहले छोड़ चुकी होती। आप ये बचकानी हरकतें बंद कीजिए। अगर आप इसी तरह उस पर शक करते रहे तो वो सच में आपसे दूर हो जाएगी। आपको समझना होगा कि अब वो बच्ची नहीं बल्कि एक जिम्मेदार लड़की है। तभी बादल के पिता कमरे में आकर, बेटा बादल, रिश्ते में भरोसे की कमी हो तो वो ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। छाया जो कर रही है वो तुम दोनों के अच्छे भविष्य के लिए है। उसे अपनी ढाल बनाओ, बोझ नहीं। बादल को समझाकर उसकी भाभी और पिता वापस चले जाते हैं। और फिर रात को बादल को नींद नहीं आ रही थी। वो पूरी रात सो नहीं पाता। वहीं अगले दिन उसका जन्मदिन होता है। सुबह सुबह घर के सभी सदस्य उसके कमरे में आते हैं। माँ पिता मंदिर से प्रसाद लेकर आए हैं। कविता बादल को प्रसाद देते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे देवर जी। भगवान करे अगले साल तक आपके घर में नन्हा मेहमान भी आ जाए। चलिए अब मुस्कुराइए और ये प्रसाद खाइए, आज आपका दिन है। शुक्रिया भाभी, पर मेरा मन कहीं नहीं लग रहा। मैं बार बार अपना फोन देख रहा हूँ, पर ना कोई मैसेज है, ना ही छाया का कोई कॉल। लगता है वो मेरा जन्मदिन भी भूल गई। देवर जी, इतनी जल्दी किसी बात का फैसला नहीं हो सकता। हो सकता है वो आपको सरप्राइज देना चाहती हो, इसलिए देर कर रही हो। आप इंतजार तो कीजिए। भगवान करे आपकी बात सच हो भाभी। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा और अपनी तरफ से छाया को कोई कॉल नहीं करूंगा। पूरा दिन बीत जाता है। शाम के 7 बज जाते हैं। वहीं बादल बैल्कनी में खड़ा दरवाजे की तरफ देख रहा होता है। तभी घर की घंटी बजती है। कविता जाकर पार्सल लेती है और, देवर जी देखिए ना, किसका पार्सल है, जल्दी आकर खोलिए, शायद छाया ने ही कुछ भेजा हो। बादल बाहर आता है और कांपते हाथों से पार्सल खोलता है। अंदर एक बहुत ही महंगी ब्रांडेड घड़ी होती है। घड़ी के साथ छाया की बहुत सारी प्यारी सेल्फीज वाली फोटोज और एक छोटा सा नोट लिखा होता है। बादल जी, मैंने आपके इसी रूप से प्यार किया था। आप जैसे हैं मेरे लिए परफेक्ट हैं। प्लीज असुरक्षित महसूस करना बंद कीजिए। मैं कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूं और हमेशा रहूंगी। अरे ये तो वही घड़ी है जो मैंने कुछ महीनों पहले शोरूम में पसंद की थी, पर पैसे ना होने के कारण मैंने खरीदी नहीं थी। छाया को मेरी पसंद आज भी याद है और मेरा जन्मदिन भी। बादल की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ जाते हैं। वो अपनी बाइक की चाबी उठाता है और बिना कुछ कहे छाया के घर की तरफ निकल जाता है। वो सीधे उनके हॉल में पहुंचता है जहां छाया उदास बैठी होती है।
हे छाया, मुझे माफ कर दो यार। मैं अपनी उम्र और लुक्स को लेकर इतना डर गया था कि तुम्हारा प्यार ही नहीं देख पाया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। बादल जी, आप आ गए। मुझे लगा आप मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। मुझे आपकी दौलत या फिटनेस नहीं चाहिए, बस आपका भरोसा चाहिए। मैं सिर्फ आपकी हूँ। अब लगता है कि हमें छाया का गौना कर देना चाहिए। आखिर दामाद जी को रोज रोज यहाँ आने में परेशानी होती है और हम नहीं चाहते कि ये दोनों फिर से लड़ाई करें। अगले कुछ दिनों में धूमधाम से छाया की विदाई हो जाती है। वो दुल्हन के जोड़े में बादल के घर पहुंचती है। वहीं बादल की खुशी का ठिकाना नहीं है। वो घर पहुंचते ही ढोल की ताल पर नाचने लगता है। अरे देवर जी, थोड़ा कंट्रोल कीजिए, मेहमान देख रहे हैं। भाभी, आज नाचने दो। इतने सालों के इंतजार के बाद छाया मेरे घर आई है। अब मैं इससे कभी दुखी नहीं होने दूंगा। छाया, अब मैं तुम्हारा हर कदम पर सपोर्ट करूंगा, तुम्हारी ढाल बनूंगा। थोड़ी देर के बाद छाया अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह छाया बिस्तर पर बैठी अपना लैपटॉप चला रही है और साथ ही अपने आप से कह रही है, हे भगवान, जल्दी से ऑफिस का काम खत्म करके मुझे किचन में भी तो जाना है। आज मेरे ससुराल में पहला दिन है। तभी बादल चाय का कप लिए कमरे में आता है। हे गुड मॉर्निंग मैडम जी, अब आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अब आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। शुक्रिया, आपने तो मुझे सच में मेम साहब बना दिया। पर आप भी तो बैठिए, साथ में चाय पीते हैं। तभी कविता वहाँ आ जाती है और ताली बजाते हुए, देखा, मैंने कहा था ना कि मेरे देवर जी बदल जाएंगे। अब हुई ना एक खुशहाल परिवार की शुरुआत। हमेशा ऐसे ही साथ रहना। हाँ भाभी, आपकी वजह से ही आज सब ठीक हुआ है। अब हम हमेशा साथ रहेंगे और खुश रहेंगे। शक की कोई जगह नहीं होगी हमारे बीच। तीनों खिलखिलाकर हंसते हैं। वहीं छाया और बादल एक दूसरे का हाथ थामे भविष्य के सुनहरे सपने देखने लगते हैं।